हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं, आने वाले हैं। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपके सामने 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही हैं। और क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ा कम था, सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए हम लोगों ने आपको 4 क्लासेस पर डे के हिसाब से सेंड करना स्टार्ट किया। ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ द कोर्स वाज अ बिट फास्ट। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ इस स्पीड के साथ ही चल रहे थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छूट चुके हैं, यानी उन्होंने बहुत पुराने पुराने चैप्टर्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं करे हैं और इस वजह से दे आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर द टेस्ट। बट जो बच्चे रेगुलरली टेस्ट अपीयर कर रहे हैं उनके लिए आई कैन से कि आप रेगुलरली अपनी क्लासेस पढ़ रहे हैं. You are even asking me doubts, so from that I can analyze that yes, you all are following my instructions, you are all are understanding the classes and the subjects. एक प्रॉब्लम है, लाइक मैं अब आपके पेपर्स भी चेक करती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ भी ये बोली कि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, हु आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम हियर ओनली, आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि आप अपने आंसर शीट्स की हार्ड कॉपी मुझे भेजिए. I hope you all also understand कि it is very difficult for me to read the answer on WhatsApp. आपका आंसर क्लियरली विजिबल नहीं होता है, समटाइम्स वो पिक्चर क्लियर नहीं होती है, समटाइम्स वो पिक्चर रोटेट होती है, सो या कई बार सीक्वेंस नहीं होता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चेक द आंसर एंड देयरफॉर आई एम अनेबल टू करेक्ट टू मेनी कॉपीज, राइट. सो आई वांट कि जो स्टूडेंट्स लोकल हैं वो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आके आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते में अगर आपके 3 टेस्ट हुए हैं, 2 टेस्ट हुए हैं, तो आप किसी भी दिन एक बंच बना लीजिए सारे पेपर्स का एंड प्लीज सेंड मी द कॉपीज इन द एकेडमी इटसेल्फ. अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप किसी के भेज के अपने आंसर शीट्स भिजवा दीजिए, बिकॉज आई वांट कि मैं उनको एक्चुअल में करेक्ट करूँ, ठीक से करेक्ट करूँ, एंड देन आई वांट टू मीट यू सो दैट आई कैन टेल यू योर मिस्टेक्स. ठीक है, तो मैं ये पर्सनली चाहती हूँ कि वो पेपर्स चेक करने के बाद मैं आपको वो मिस्टेक्स बता पाऊँ, और इसके लिए आई वांट टू मीट यू 1-to-1 ओनली. ठीक है, तब जैसे ही आपके पेपर्स चेक हो जाएंगे मैं आपको कॉल करवा दूंगी ऑफिस से. यू प्लीज व्हेनेवर यू हैव टाइम, आप तो बच्चों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सो व्हेनेवर यू हैव टाइम प्लीज डू कम टू द एकेडमी एंड डिस्कस व्हाटएवर प्रॉब्लम्स वर देयर. क्योंकि देखिए, मेन चीज टेस्ट लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप में इम्प्रूवमेंट हो. मैंने पिछले कुछ टेस्ट के हिसाब से देखा कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द स्टूडेंट्स. आप में एज सच कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है कि भाई पहले टेस्ट में हमारे इतने नंबर थे, पहले टेस्ट में हमारे 20 में से 4 नंबर थे, तो अगले टेस्ट में हमारे 20 में से 5 नंबर है. दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इम्प्रूवमेंट. यू डू नॉट नो हाउ टू राइट द आंसर, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू. बिकॉज एक जो कॉमन प्रॉब्लम आप सबके साथ आ रही है वो ये कि मैम समझ में तो सब कुछ आ रहा है, बट हाउ टू राइट द आंसर, आंसर लिखना कैसा है, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. जो बच्चे बाहर हैं, अलग अलग सिटीज में हैं, दिल्ली, पुणे, व्हाटएवर, तो आपके लिए ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम एंड गिव मी द हार्ड कॉपी. तो प्लीज सेंड मी द क्लियर पिक्चर्स ऑफ योर आंसर्स, आई विल डेफिनेटली करेक्ट देम एंड आई एम गोइंग टू टेल यू योर मिस्टेक्स ऑन व्हाट्सएप ओनली. बट जो बच्चे लोकल हैं, जो आ सकते हैं एकेडमी, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, please send hard copies of your test so that I can evaluate it properly, I can check it properly, and I can tell you your mistakes properly. Okay, because I hope you all also understand कि I have classes of professionals also, I have classes of module 2 also, I have classes of entrance test also, so I get so many papers, so that becomes very difficult. अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक आंसर का आधा पन्ना कहीं और भेजा है, आधा पन्ना कभी और भेजा है, so that becomes very irritating and it's very difficult to check even. So अगर आप चाहते हो कि आप properly अपनी mistakes के बारे में पता करो, तो please send me the hard copy. I'm going to check your papers, I'm going to give you a call, please come and collect your papers and we'll discuss about the common problems. Because the only thing which I want is that there should be improvement. आपके टेस्ट में इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है, और इसीलिए आज के लेक्चर में मैंने स्पेसिफिकली ये डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. क्योंकि अगर हम लोग ज्यूरिस की बात करते हैं तो फिर भी ठीक है, बट एज फार एज कंपनी लॉ इज कंसर्न, यू ऑल आर फेसिंग अ कॉमन प्रॉब्लम कि भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है.
जब तक हम बुक से प्रोविजन पढ़ते हैं ऐसा लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है, बट जब आप एग्जाम में टेस्ट में क्वेश्चन देते हो तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। इसीलिए मैं आज आपके सामने आई हूँ एंड आई हैव ब्रॉट दिस पेपर ऑफ कंपनी लॉ। ये कंपनी लॉ का मीटिंग्स वाला पेपर था, ठीक है, और इसीलिए मैंने ये पेपर अभी तक करेक्ट नहीं किया है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पेपर विद यू। I am going to tell you how to write the answer of these questions and then I am going to check the papers of these of this test, right? तो ये पेपर मैं आपके सामने लाई हूँ, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी एक एक क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम ये मेरे सामने आई कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आया, सो स्पेशली कंपनी लॉ में जब हमारे सामने क्वेश्चन आया तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें कौन सा प्रोविजन लग रहा है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, दैट व्हाट मेक्स लॉ डिफिकल्ट, यही तो लॉ को डिफिकल्ट बना रहा है, और क्या है, थ्योरी ही है, ऐसा थोड़ी ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कैलकुलेटर लेके सॉल्व करना होगा। सो दैट इज द ओनली कॉमन प्रॉब्लम। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट द आंसर्स अबाउट द क्वेश्चन। दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे शॉर्ट नोट है, डिफाइन है, या यू नो व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, या डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे ज्यूरिस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको वो लिखना है जो डायरेक्टली दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। आपके पास मॉड्यूल है, आपको पता है इसका क्या आंसर है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो whatever question I ask, whatever questions are being asked in the ICSI examination, they are directly from your module as far as juris is concerned, as far as direct questions is concerned, वो सब कुछ directly आपके मॉड्यूल से ही होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से पेपर आ जाएगा या कैसा पेपर आ जाएगा, एवरीथिंग इज फ्रॉम योर बुक एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई टीच यू फ्रॉम द बुक। सिर्फ यही एक कारण है कि हम आपको मॉड्यूल पूरा 100% कवर कराते हैं, ओके, एंड इसीलिए हम लोग इन डेप्थ पढ़ाई कर रहे हैं इनफैक्ट। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली लिखना है, बहुत शॉर्ट नहीं लिखना है, बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है। अब कुछ बच्चों के पेपर्स मेरे पास आते हैं, they've written excessively long, बहुत लंबा आंसर लिखा हुआ है उन्होंने, 2 पन्ने 3 पन्ने के आंसर उन्होंने लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है, जब आप एक बहुत लंबा आंसर लिखते हो ना तो एग्जामिनर को आपके उस लंबे से आंसर में सही आंसर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पूरे क्वेश्चन में व्हाट इज द करेक्ट प्रोविजन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, वो अपने आप में समझ में आना चाहिए। अब आपने 2 पन्ने का आंसर लिख दिया, भरा भरा सा पैराग्राफ लिख दिया, हम ढूंढते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अब सही आंसर आएगा, अब सही आंसर आएगा, अब सही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई जनरल मीटिंग का कोरम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे जनरल मीटिंग का कोरम पूछ रहा है तो बच्चा आंसर स्टार्ट कहाँ से करेगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, EGM एंड क्लास मीटिंग्स। फिर एनुअल जनरल मीटिंग इस दिन भी हो सकती है, एनुअल जनरल मीटिंग 1 साल में इतनी बार होनी चाहिए, और फिर पूरी कहानी लिखने के बाद लास्ट में कहीं 1-2 लाइन में कोरम समझा के खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे? और फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि मैम हमने लिखा तो इतना बड़ा आंसर था, आपने मेरे को सिर्फ 1.5 नंबर दिया, क्योंकि आपने कोरम तो सिर्फ 1.5 ही नंबर के हिसाब से लिखा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू नॉट इलैबोरेट सो मच। ये हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो एक्सेसिवली बड़े आंसर्स लिखते हैं। प्लीज डू नॉट इलैबोरेट सो मच, राइट टू द पॉइंट आंसर्स। टू द पॉइंट आंसर लिखने कि भाई कोरम है तो कोरम के ये प्रोविजन है, प्राइवेट कंपनी में कोरम इतना होता है, पब्लिक कंपनी में कोरम इतना होता है, व्हाटएवर आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कोरम। सो यू डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। सेकेंडली, जो भी आपके आंसर में मेन चीज है, इंपॉर्टेंट मैटर है, प्लीज अंडरलाइन इट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि पूरी चीज में जैसे आपने लिखा कोरम फॉर द पब्लिक कंपनी इज, तो जो मेन आंसर आ रहा है उसको अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होता है, जब एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ेगा तो वो चीज जो अंडरलाइन है वो उसको इमीडिएटली देख लेगा कि अच्छा भाई ये इंपॉर्टेंट चीज थी और ये इंपॉर्टेंट चीज को हमने अंडरलाइन करा है, तो देखो ये बच्चा मेन चीज बताना चाह रहा है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज ही रीड्स एवरीथिंग, वो आपका पूरा पेपर उठा के रीड करेगा, तब जाके ढूंढेगा भाई कोरम क्या था। तो इतना एक्सेसिवली लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, जहां कहीं आपको लगे की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अंडरलाइन, लेकिन पूरा आंसर अंडरलाइन मत करना। अब इसमें अगली चीज बच्चे क्या करते हैं, अच्छा हमको तो लग रहा था मेरा पूरा आंसर इंपॉर्टेंट है, तुमने पूरा आंसर अंडरलाइन कर दिया। नो, दैट विल डिस्ट्रॉय योर आंसर, वो आपके आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत बहुत खराब कर देगा, ठीक है। और अब हम बात करेंगे उन बच्चों से जो एक्सेसिवली शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं। देखो इतना शॉर्ट आंसर नहीं लिखना है, ठीक है।
अब अगर आपसे कोरम पूछा गया तो कोरम में भी कोरम बताओ तो कि कोरम मीन्स दिस दिस दिस। आपने क्या किया, कोरम प्राइवेट कंपनी इतना, पब्लिक कंपनी इतना, फुल स्टॉप, काम खत्म। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मैम 5 में से हमको 1 नंबर मिला है, 1.5 नंबर मिला है, 2 नंबर मिला है। So are you understanding? You have to write all the provisions of a particular thing, irrespective वो कितने मार्क्स का है। वो जमाने गए जब आपको ये सोचना पड़ता था कि 5 नंबर के क्वेश्चन में हम कितना बड़ा आंसर लिखे, मैम ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया हम कितना बड़ा आंसर लिखे। फॉर एग्जाम्पल एक डेफिनेशन आ जाती है किसी एक्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ज्यूरिस में या किसी में एक डेफिनेशन आ जाती है और वो डेफिनेशन सिर्फ 1 लाइन की है एंड इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 5 मार्क्स। कैन यू बिलीव ओनली 1 लाइन इज सफिशिएंट? 5 नंबर का क्वेश्चन है, इवन आप 1 लाइन भी लिख दोगे वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि डेफिनेशन मतलब एज इट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द एक्ट। अब आप उसमें क्या लिख दोगे, और जो एक्ट में लिखा है वही तो लिखना है भाई, आप क्या इलैबोरेट कर दोगे उसमें। दीज आर प्रोफेशनल एग्जाम्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि भाई ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, ना बहुत बड़ा आंसर लिखना है ना बहुत छोटा आंसर लिखना है। योर आंसर शुड बी क्रिस्प, योर आंसर शुड बी टू द पॉइंट एंड एग्जैक्ट। ठीक है, तो जो बच्चे बहुत छोटा आंसर लिखते हैं, मैं कई बार उनको बोलती भी हूँ, लाइक सी व्हेन आई चेक द हार्ड कॉपी तो आई कैन राइट द प्रॉब्लम ओवर देयर। जैसे आपका आंसर मुझे छोटा लगा तो मैं उसमें लिख देती थी काइंडली इलैबोरेट, या इसमें ये प्रोविजन नहीं ये प्रोविजन लगना है। बट व्हेन आई एम चेकिंग ऑन फोन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट। मार्क्स ही देने में इतनी दिक्कत हो जाती है कि आप देखो कभी मैं किसी पेन से कभी किसी, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच सेवी। ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेंशन इट। तो इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द हार्ड कॉपी, डेफिनेटली आई कैन मार्क योर मिस्टेक्स एंड विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर पेपर। ओके, तो इसलिए सबसे पहली चीज, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर डायरेक्टली लिखना है, बहुत इलैबोरेट नहीं करना है, बहुत शॉर्ट नहीं लिखना है, लेकिन जितना मैटर किताब में दिया है उतना तो पक्का लिखना, पहली बात। और दूसरी आती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अगर अभी हमने आपको बताया कि ये जो मीटिंग्स वाला पेपर था, इसमें अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहलाए जाते हैं। सबसे पहली चीज, कुछ बच्चों को ये नहीं पता मैम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है वो लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन था, अभी मैं डिस्कस करूंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक सिचुएशन बना के दे देते हैं कि भाई सच एंड सच कंपनी है, उसमें ऐसा ऐसा हुआ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में यू हैव टू डिवाइड योर क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला होता है प्रोविजन ऑफ लॉ। हेडिंग भी डाल सकते हो, अगर आपको लग रहा है आप हेडिंग भी डाल सकते हो, प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ में आपको ये लिखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉ का कौन सा प्रोविजन लग रहा है। अगर आपको सेक्शन याद है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो कोई जरूरी नहीं है आप सेक्शन का नाम लिखिए, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऐसा 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 हो रहा है, राइट। और दूसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरी बात आ जाती है, दूसरा पैराग्राफ में हम लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। अब देखो दो पैराग्राफ्स हो गए। पहला पैराग्राफ था प्रोविजन ऑफ लॉ, जिसमें हमने ये लिखा कि भाई लॉ का प्रोविजन क्या है। दूसरा है फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में हम ये लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन क्वेश्चन सच एंड सच इज द कंपनी, जिसमें आपको मोर और लेस क्वेश्चन कॉपी करना होता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंक्लूजन, जहां आपको ये लिखना होता है कि भाई हमारे हिसाब से, हमारे लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुट अप होता है, whether the contention of the chairman is right, whether the action taken is valid, can he do so, can he be appointed, this is a type of question, and in the conclusion you have to specifically write कि ये होना है कि नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में पूछा है whether the contention of chairman is correct, तो कंक्लूजन में आपकी ये लाइन स्पेसिफिकली आनी चाहिए, yes referring to the provisions of Companies Act the contention of the chairman is right, या yes referring to the provisions of Companies Act the contention of the chairman is wrong। जो पूछा है उसको डायरेक्टली लिखना जरूरी है। So your final answer, your exact answer should be in the paragraph of conclusion. There if you want you can underline it as well। अब होता क्या है इससे, आपका 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए लेंथ भी ठीक ठाक हो गई। जैसा आपको लगता है कि मैम 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ज्यादा लिखें, पहले पैराग्राफ में आपने प्रोविजन ऑफ लॉ लिखा,
जैसे अगर कोरम का कोई क्वेश्चन आता है तो प्रोविजन ऑफ लॉ में आपने लिख दिया कि भाई कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोरम ये होता है, पब्लिक कंपनी का ये होता है, प्राइवेट कंपनी का ये होता है। सेकंड पैराग्राफ में आपने लिखा फैक्ट्स ऑफ द केस, इस केस में क्या क्या हुआ है। एंड थर्ड पैराग्राफ में आपने लिखा कंक्लूजन, referring to the provisions of Companies Act, we can state that the required quorum was present at the meeting, full stop. This is your complete way of writing the answer. इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें दो फायदे होते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है लिखने का, एक तरीका होता है यस या नो से शुरू करना। जैसे मैंने आपको बताया कोई क्वेश्चन है, आपने लिखा यस द कंटेंशन इज राइट और फिर आपने आंसर लिखा, नो द कंटेंशन इज नॉट राइट फिर आपने आंसर लिखा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर होना चाहिए था यस और आपने स्टेटमेंट के पहले वर्ड में लिख दिया नो। अब एग्जामिनर आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, वहीं से ही क्रॉस कर देगा। क्यों क्रॉस कर देगा? रीजन भी उसको पता है कि तुमने आंसर गलत लिखा है। आंसर होना चाहिए था यस, तुमने नो से स्टार्ट किया, भले ही आगे तुमने लॉ का प्रोविजन सही लिखा हो, लेकिन तुम्हारा आंसर तो गलत है ना। तो एग्जामिनर क्यों पेन्स लेगा आपका इतना सारा आंसर पढ़ने के लिए? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो आपकी मैम नहीं है कि आपके इतना डिटेल में आपका पेपर पढ़ेगा। तो जो मेथड मैंने आपको बताया उसमें फायदा क्या हुआ, आपने प्रोविजन लिखा बिल्कुल सही कोरम के बारे में, आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा, मे भी आपका कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर में भी ये सोचेगा कि भाई इसको प्रोविजन सही आता था लॉ का, ठीक है, इसने लॉ का प्रोविजन बिल्कुल सही लिखा है, तो 0 देने की बजाय चलो हम इसको आधा एक नंबर दे देते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, ये आधा एक नंबर आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली यू कैन बिलीव इफ यू आर लैंडिंग एट 39, अगर आप 39 में कहीं लैंड कर रहे हो तो ये एक नंबर आधा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू राइट द आंसर ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिखोगे प्रोविजन ऑफ लॉ, फिर आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस और फिर आप लिखोगे कंक्लूजन। अब जो मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है उस हिसाब से हम लोग कंपनी लॉ का ये मीटिंग्स वाला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज टेक आउट योर क्वेश्चन पेपर्स एज वेल। आई एम वेरी श्योर आप सबके पास क्वेश्चन पेपर होगा, तो आप सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर फटाफट निकाल लीजिए एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द क्वेश्चंस विद यू। आई एम गोइंग टू डिस्कस एज वेल एज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट द आंसर ऑफ दिस, ओके। चलो, कंपनी लॉ चैप्टर मीटिंग्स है ये। सबसे पहला क्वेश्चन था, सम ऑफ द शेयर होल्डर्स इंसिस्ट ऑन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन मैटर्स इन द मिनट, can the chairman direct exclusion of certain matters from the minute? If yes, on what grounds? अगर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो एग्जैक्ट लाइन दी हुई है कि अगर चेयरमैन को लगता है कोई डिफॉर्मेटरी मैटर है या कोई भी ऐसा मैटर है जो सही नहीं है, तो चेयरमैन उसको एक्सक्लूड कर सकता है, साफ साफ। और अगर आप अपनी बुक में देखना तो मैंने ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क कराई थी और मैंने बोला था कि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में दे दिया तो आपको दिक्कत हो जाती है करने में। तो ये इसमें दिस इज नॉट अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी सिंपल वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप एक पैराग्राफ में आंसर लिख सकते हो कि हाँ, चेयरमैन कुछ मैटर्स को एक्सक्लूड कर सकता है। कौन से मैटर्स हो सकते हैं? जो डिफॉर्मेटरी नेचर के हैं या गलत नेचर के हैं, उन मैटर्स के एक्सक्लूजन चेयरमैन कर सकता है। तो इसको थोड़ा बहुत इलैबोरेट करके यू कैन राइट। नाउ सी, ये आंसर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसकी वेटेज 5 नंबर की ही है। नेवरदलेस कोई बात नहीं, जितना आंसर है उतना लिखो। अब आप जबरदस्ती उसको बढ़ाना चाहते हो इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, फाइनली, एट, कंक्लूजन, वही चीज बार बार लिख रहे हो, डोंट डू दैट। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और अल्टीमेटली आपका पेपर छूटेगा, ठीक है। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। आई थिंक आपने गेस करा होगा ये क्वेश्चन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अक्षय लिमिटेड मेड अ प्रपोजल टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. For this purpose, the board of directors called a meeting of shareholders in Mumbai, place of its registered office, and passed the necessary resolution. The resolution was passed with 100% majority. Advise whether the meeting was valid and resolution will be deemed passed. कितने लोग गेस कर पाए थे कि ये क्वेश्चन क्या है? चलो अपने घर से ही फटाफट हमको हाथ उठा के बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली गेस्ड कि व्हाट वाज दिस क्वेश्चन? जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था पोस्टल बैलेट के बारे में, वहां पर एक लिस्ट थी, ठीक है, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था कि ये वो मैटर्स हैं विच हैव टू बी मैंडेटरली डन थ्रू पोस्टल बैलेट। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं कंपनी लॉ के अंदर जिनको पोस्टल बैलेट से करना मैंडेटरी है, और मैंने आपको बोला था कि इस लिस्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इस लिस्ट के अंदर का कोई भी पॉइंट क्वेश्चन बन के आ सकता है।
और उस लिस्ट को घर जाके क्या, घर ही पे ही हो, तो किताब खोल के देखना, वहां पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का इशू दिया हुआ है। अगर कोई कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर इशू करती है, देन दैट हैज टू बी डन ओनली एंड ओनली थ्रू पोस्टल बैलेट। वो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होगा। और आई होप यू अंडरस्टैंड, पोस्टल बैलेट का मतलब कोई फिजिकल मीटिंग कंपनी में नहीं होगी। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, कह रहे पोस्ट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मैटर था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला ली। ये उन्होंने गलत कर दिया। शेयर होल्डर्स की मीटिंग कैसे बुला ली जब वो चीज पोस्टल बैलेट से होनी थी, राइट? और ये कह रहे हैं मीटिंग बुला ली प्लस वहां पर 100% रेजोल्यूशन पास हो गया, 100% अप्रूवल मिल गया। ये दूसरी गलती हो गई कि भाई मीटिंग बुलानी ही नहीं थी तो मीटिंग में रेजोल्यूशन कैसे पास कर लिया। एडवाइज वेदर द मीटिंग वाज वैलिड। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स था, पोस्टल बैलेट होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुला ली, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो मीटिंग बुलाई है वो इनवैलिड है। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहां तक भी पहुंच गए कि मैम आंसर क्वेश्चन तो हमने गेस कर लिया था। नाउ दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हाउ यू विल राइट द आंसर। सबसे पहला पैराग्राफ बताओ क्या होगा, प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ क्या कहता है, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, डोंट राइट लॉ लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, एज पर द कंपनीज एक्ट there are certain matters which have to be compulsorily done through postal ballot. ठीक है, such some of the matters include a matter of issue of shares of differential voting rights. Yeah, differential voting rights is a matter which is to be done only by a postal ballot. No meeting will be conducted in such a situation. ये provision of law है। सेकेंड पैराग्राफ में आपने लिखा फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में क्वेश्चन कॉपी करना है। इन द गिवन केस Board of Directors of Akshay Limited proposed to issue DVR. For this purpose, they called a meeting, ठीक है, and passed the necessary resolution which was approved by 100% majority. यहाँ तक बस। Conclusion. Referring to the provisions of Companies Act, we can state that since issue of differential voting rights was to be conducted only through a postal ballot, therefore conducting of meeting by the board of director was invalid. और ये invalid वाली लाइन अंडरलाइन कर दी, फुल स्टॉप, खत्म हो गया आंसर। अब बताइए, दिस इज हाउ यू शुड राइट द आंसर। एंड अब सोचो आप कैसे लिख रहे थे अभी तक के आंसर। आई बात समझ में? तो अगर आपको एक बार में ना आया हो तो मेरा इस वीडियो को स्टॉप कर करके ना नोट डाउन करते जाना। मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, तो आप क्या करना है, इसको स्टॉप कर करके जस्ट नोट डाउन वन आंसर दैट हाउ यू शुड राइट योर आंसर एज फार एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंसर्न। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ओके, प्रिज्म लिमिटेड व्हिच हैज 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर called a preference shareholders meeting for amending the terms of shares. A was the only preference shareholder who attended the meeting. यानी सबसे पहली चीज, कंपनी में 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, लेकिन सिर्फ एक शेयर होल्डर था जिसने मीटिंग अटेंड करी। He, however, held the proxies of all other preference shareholder and he was acting as a proxy of all. He took the chair, conducted the meeting, passed a resolution, examined the validity of the meeting and resolution passed. अब ये कह रहे हैं मीटिंग, अगर कंपनी में 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे तो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द रिक्वायर्ड कोरम। कोरम क्या होना चाहिए अगर आप प्रोविजंस के, फिर वही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ में आपको लिखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ अ, कौन सी कंपनी है ये, प्रिज्म लिमिटेड है, लिमिटेड मींस पब्लिक कंपनी, तो ये कह रहे हैं इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इफ द कंपनी इज हैविंग इतना इतना शेयर होल्डर्स एंड द कोरम शुड बी 5। यही वाला प्रोविजन है, ठीक है, 5 होना चाहिए कोरम। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में इन द गिवन केस प्रिज्म लिमिटेड 50 शेयर होल्डर, पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दो, एग्जामिन द वैलिडिटी वाली लाइन ना कॉपी करना। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, आप कंक्लूजन में लिखेंगे, ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट द रिक्वायर्ड कोरम फॉर द मीटिंग वाज 5. Mr. A was the only shareholder who attended the meeting and he was having proxies of all other. Since the minimum number of members required for quorum were 5, therefore proper quorum was not present at the meeting and therefore the meeting was void. ये प्रोविजन पढ़ा है ना, कम से कम 5 लोग होने चाहिए कोरम में, और अगर एक पर्सन सबकी प्रॉक्सी होल्ड कर रहा है तो भी कम से कम एक और मेंबर होना चाहिए।
तो दैट वाज अ सिंपल प्रोविजन व्हिच वाज एप्लीकेबल इन दिस केस। तो सबसे पहले हमने लिख दिया प्रोविजन ऑफ लॉ, जिसमें आपने कोरम के बारे में समझा दिया, फैक्ट्स ऑफ द केस जिसमें आपने क्वेश्चन कॉपी कर दिया, और तीसरा होगा आपका कंक्लूजन जिसमें आपने फाइनली लिखा कि क्योंकि मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं था इस वजह से ये मीटिंग वॉइड हो। आई होप नाउ यू आर अ बिट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट द आंसर्स। आ रही बात समझ में? और इसी तरह से ये तीसरा क्वेश्चन था। दिस वाज आई थिंक वेरी इजी, शायद सबने गेस कर लिया होगा। अ शेयर होल्डर अपॉइंटेड एक्स एज हिज प्रॉक्सी। ए ने एक्स को अपनी प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट किया एंड प्रॉक्सी फॉर्म्स वर लॉन्च्ड 50 आवर्स बिफोर द मीटिंग। Chairman of the meeting refused to accept the proxy, stating that proxy should be lodged at least 70 hours before the beginning of the meeting as per the articles of the company. अब I hope ये question आपने guess कर लिया होगा कि 48 hours पहले कम से कम proxy आ जाना चाहिए and any period longer than 48 hours will be construed as 48 hours. ठीक है? तो law का provision फिर से वही है, तो ये कह रहे हैं can X compel the chairman, क्या चेयरमैन को फोर्स किया जा सकता है प्रॉक्सी को एडमिट करने के लिए। एंड आगे इसमें ये हुआ था कि मेंबर भी आ गया और प्रॉक्सी भी आ गया और दोनों ने वोट कर दिया, तो किसका वोट वैलिड होगा। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, अगर इसके दो पार्ट्स हैं तो आपको आंसर भी दो पार्ट्स में लिखना होगा। सबसे पहली चीज तो वही लिखोगे प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ में आपको दोनों चीजें लिखनी होंगी। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा दैट द प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी लॉन्च्ड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। Any period longer than 48 hours will be considered to be 48 hours. Point number 2 क्या लिखोगे provision में, that if both the member and the proxy attended the meeting, then the proxy's vote will be revoked. ठीक है, proxy को revoke कर दिया जाएगा और member का vote valid मान लिया जाएगा। Second paragraph में क्या लिखते हैं हम लोग, facts of the case. Facts of the case में in the given case वो पूरा question लिख देना। Conclusion. Now conclusion में point number 1 सबसे पहले पार्ट का आंसर करेंगे। ठीक है, द प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी लॉन्च्ड 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। However, the proxy form in the given case was lodged 50 hours before the meeting. ठीक है, so the proxy form lodged by the member was valid. Okay, the board of directors या the articles of the company cannot keep a period of 70 hours, जो भी इसमें क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, therefore the company cannot, क्या लिखा था, कंपेल कर सकता है। कैन एक्स कंपेल द चेयरमैन? यस, एक्स कैन कंपेल द चेयरमैन टू एडमिट द प्रॉक्सी बिकॉज द प्रॉक्सी फॉर्म वाज डिपॉजिटेड विद इन टाइम। प्रॉक्सी फॉर्म 48 घंटे से पहले जमा हो जाना चाहिए, उसने 50 घंटे पहले जमा कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कंपनी ने कहा था 70 घंटे पहले हो जाना चाहिए। 70 घंटे को 70 ना मान के क्या माना जाएगा, 48। सो देयरफॉर अगर उसने 50 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट किया है देन दैट विल बी कंसिडर्ड वैलिड। आ गई बात समझ में? ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2, ठीक है, in the given situation या in the given case both the member and the proxy voted, referring to the provisions of the Companies Act, we can state that if both the member and the proxy have voted on a given resolution, then the member's vote will be considered and the proxy's vote will be revoked. खत्म हो गया आंसर, दोनों पार्ट्स का आंसर दे दिया। ये चीज बहुत ध्यान से रखिएगा कि अगर क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं तो यू हैव टू आंसर इट इन 2 पार्ट्स। दो पार्ट्स हैं तो 2 पार्ट में आंसर करना है आपको, ये मत करना एक पार्ट लिख के बस बाकी छोड़ दिया तो फिर नंबर भी आधे मिले। So I hope now you have understood. I have discussed the full paper. I have told you how to write the answer. So now I hope you have all have understood कि how to write the answer. कैसे आंसर लिखना है। I think अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। And still if you have any problem तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे फोटो खींच के भेजना, तो मैं देख के बता दूंगी कि whether you have written it in a right manner or not। और उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आगे टेस्ट लाइंड अप है उसमें अब ऐसे ही आंसर लिखना। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट, जैसे ज्यूरिस में ज्यादातर डायरेक्ट ही क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं अराइज होती है। ये प्रॉब्लम आपके साथ ज्यादातर आएगी कंपनी लॉ में या फिर एसबीसी में। ठीक है, सो आई होप नाउ कुछ चीजें क्लियर हुई हैं आपको। एंड आई रियलाइज्ड कि आपके ऊपर बर्डन कुछ ज्यादा हो रहा है, 4-4 घंटे की क्लासेस रोज हो रही हैं विदाउट एनी ब्रेक।
इसलिए अगर आपने ध्यान, एंड वी आर वेल विद इन द कोर्स बहुत सही चल रहा है हमारा. वी विल गेट सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज. आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाय अक्टूबर एंड वी विल बी एबल टू फिनिश द कोर्स. So you'll be getting full November and 20 days of December to revise, and that is more and more than sufficient time to revise. तो इसलिए मैंने देखा कि ज्यूरिस और SBEC तो ठीक चल रहा है, तो I have kept the classes now alternate, right? मैंने alternate classes रख दी हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा. क्योंकि अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि आपके ऊपर बहुत बर्डन हो रहा था, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स थे, तो कुछ बच्चे अल्टीमेटली एकदम मोटिवेशन ही लूज कर देते हैं कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा. डोंट डू दैट. वील गो स्लोली एंड स्लोली. अगर आपको इस शेड्यूल में भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं मैम अभी भी ज्यादा है, तो फिर मुझे बताना. आई विल सी टू इट व्हाट बेस्ट आई कैन डू. मे बी हम ऐसा कर देंगे कि मंडे टू फ्राइडे क्लास भेज देंगे, सैटरडे भी छुट्टी कर देंगे, सो दैट यू कैन कवर अप योर रिमेनिंग पोर्शन. बट ये भी ध्यान में रखना कि वी ऑल्सो हैव टू फिनिश द कोर्स वेल इन टाइम. ओके, तो हम सबका एक ही टारगेट है. आई एम वेरी श्योर जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, आप सबका सिर्फ यही टारगेट है कि यू हैव टू क्लियर योर डिसम्बर अटेम्प्ट. बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था, या बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था लास्ट वाला, सो दे आर गिविंग मॉड्यूल 1. So you have already wasted lot of time. Please, please, please now take an oath. शपथ ले लो, ठीक है, कसम खा लो कि दिसंबर में तो हम पेपर देंगे ही देंगे और पास होके ही दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए. And for that you will have to put your best. I know जब थोड़ा सा आप दूर रहते हो या टीचर के कांटेक्ट में नहीं रहते हो, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन लूज हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, और बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के अंदर जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड इज व्हेन यू आर गोइंग टू गेट दोस 2 गोल्डन लेटर्स. CS 2 वर्ड जब आपके नाम के आगे लग जाएंगे ना, तब आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज होगी. तो आज भी हम जब देखते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ ब्रिटानिया में प्लेस्ड हैं, कुछ गेल में प्लेस्ड हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड होते हैं ना, सो आई फील सो गुड. और फिर मैं याद करती हूँ कि यार ये बच्चा देखो क्लास में कैसे रोता रहता था, ये बच्चा देखो कितना परेशान होता रहता था, बट नाउ दे आर फेसिंग इंटरव्यूज, नाउ दे आर फेसिंग बोर्ड मीटिंग्स, नाउ दे आर फेसिंग जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनीज, एंड दे सेंड मी द मैसेज कि सी मैम, ब्रिटानिया के ऑफिशियल्स ने दे हैव रिटन दिस थिंग फॉर मी, सी मैम आवर कंपनी इज गिविंग मी दिस थिंग. सो आई फील रियली वेरी गुड कि दिस इज वेयर यू हैव टू गो. तो आप अभी जहाँ हो, जहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, यू हैव टू क्रॉस दिस पाथ, ठीक है. तो अपना मोटिवेशन बिल्कुल डाउन ना करिए. आई एम देयर टू हेल्प यू इन एवरी फेज. मैं हर चीज में आपकी मदद करने को तैयार हूँ. लकीली अभी वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड फेज. लाइक कोविड अभी थोड़ा सा माइल्ड चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं है तो यू कैन कम अप टू द एकेडमी. प्लीज कम हियर. जो लोकल बच्चे एटलीस्ट वो तो आ सकते हैं, जो बच्चे लोकल नहीं है अलग अलग सिटीज से, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि अलग अलग parts of the country से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं. I'm really very happy. Please give me a call. Discuss your doubts. Discuss your problems. Whatever problem you have, discuss with me. Only and only objective we have is that we have to clear this December exams. ठीक है? And I am not here just to teach you. I am not here just to check your papers. I am just here to improve you. आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, और आपको CS बनाना मेरा ऑब्जेक्टिव है. एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द आप सब लोग खुशी से मेरे को कॉल करने वाले हो कि मैम मेरा भी क्लियर हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया. लेकिन उसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना ज़रूरी है. एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगी बिफोर आई फॉरगेट कि कुछ बच्चे कहते हैं मैम नोट्स बनाते हैं तो टाइम निकल जाता है, पुराना रिवाइज करते हैं तो टाइम निकल जाता है. तो अभी मैं आपसे बोलूँगी डोंट गो ऑन बैक चैप्टर्स. जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो सिर्फ उस पर फोकस करो, और जो टेस्ट होते जा रहे हो उनको देते जाओ. एक बार अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड तक हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप अपने पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू करना. क्योंकि अगर आप सोचते हो कि हम क्लास वाला भी पढ़ लें, हम नोट्स भी बना लें, हम पुराना भी रिवाइज कर लें, तो यू जस्ट हैव 24 आवर्स. ओके, तो इसलिए आज से एक ओथ लीजिए, आज से कसम खाइए कि जितने भी दिन हमारे एग्जाम्स में बचे, पहले तो कैलकुलेट करके देख लेना कितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है. तो आई थिंक यू हैव few days, 10 days of September, then October, then November, that's it. 2.5 महीने के आसपास है आपके पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन इसी 2.5 महीने में you will have to prove that you are worth of everything and you can clear these December exams.
तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो प्लीज डिस्कस विद मी. लोकल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ के ही हैं, प्लीज सेंड योर हार्ड कॉपीज ऑफ द क्वेश्चन पेपर सो दैट आई कैन चेक इट मोर कन्वीनियंटली. ठीक है, और जो बाहर के बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम, आई विल चेक योर पेपर्स ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, मैं चेक करूंगी. आई विल ट्राई. प्लीज सेंड क्लियर पिक्चर्स ऑफ दैट. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू डिस्कस विद मी. तो आई एम श्योर मेरा आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. और एक और चीज, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैम आज आपने जो लेक्चर लिया उस तरह के कुछ सेशन आप हमारे ले लिया करिए, या कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर लीजिए, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि मैम ये एक बार और आप डिस्कस कर लीजिए, प्लीज डू टेल मी. आई एम श्योरली गोइंग टू डिस्कस इट विद यू. ठीक है, तो अगर आप चाहोगे तो ये आई कैन इवन हैव अ जूम मीटिंग विद यू कि चलो शक्लें देख लो भाई, हमारी भी देख लो शक्ल. हमारी तो आप देख ही लेते हो, आपकी हम नहीं देख पाते, वो एक अलग बात है. बट आई टेल यू, जूम मीटिंग से बेटर ये हमसे यहाँ के पर्सनली मिल लो. जूम मीटिंग से बेटर ये आई जाओ ना, जब इतना तो घूमते ही रहते हो तो आई जाओ, वो ज्यादा बेटर है. 1-to-1 बात कर लेंगे. सो एनीथिंग आई कैन डू, आप जो बोलोगे, बट आई जस्ट वांट अ पॉजिटिव रिजल्ट. So with these words, I'm going to end up this lecture. I hope this was a bit helpful, and I expect कि आगे से जो आप टेस्ट देंगे मेरी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इसी पैटर्न से आप अपने आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच all of you. All the very best all of you. Take good care of yourselves. Bye bye.